वेलकम एवरीवन टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम समझेंगे कॉस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। जैसे जो फर्म की फिक्स्ड एसेट्स हैं उनकी वैल्यू धीरे 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 कम होती है, तो उसके प्रोसेस को, उसको लिखने के प्रोसेस को हम डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग कहते हैं। सो व्हाइल डूइंग द डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग वर्क हमें एसेट की कॉस्ट का पता होना जरूरी है, क्योंकि एसेट की कॉस्ट विल बी द बेस फॉर ऑल द डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग एंड फर्दर अकाउंटिंग फॉर द एसेट्स। सो कॉस्ट एसेट की क्या होगी? परचेज प्राइस होगा या इसमें कुछ और भी इंक्लूड करेंगे? सो इसके लिए क्या है, हमें कुछ ट्रांजैक्शन समझनी होंगी रिलेटिंग टू एसेट्स। सपोज आपने एक मशीन खरीदी, ठीक है। अब आप वेंडर के पास गए हैं, वहां से आपने मशीन अपने जरूरत के हिसाब से ली। सपोज उसका परचेज प्राइस है 1 लाख रुपीज, तो आपने 1 लाख रुपीज के प्राइस की मशीन ली। अब उस मशीन को जब आप खरीदेंगे तो एज पर रूल, जो जीएसटी के रूल्स हैं, इस पर आपको जीएसटी भी पे करना पड़ेगा। सो जीएसटी अगर आप विद इन द स्टेट लेते हैं तो आपको सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी पे करना पड़ता है, और अगर आपने किसी और स्टेट से एसेट परचेज की है तो आपको इंटीग्रेटेड जीएसटी पे करना है। तो सपोज यहां पर हमने किसी दूसरी स्टेट से ये चीज ऑर्डर पर मंगाई है और इंटीग्रेटेड जीएसटी आपका है से 18%, जिसका मतलब आपको वेंडर को कितना पे करना है? आपको पे करना है 1 लाख और इसके ऊपर टैक्स पे करना है 18,000 का। सो टोटल पेमेंट, वेंडर को पेमेंट कितनी चली जाएगी? 1 लाख प्लस जीएसटी 18,000। अब यहां पर हमें क्या ध्यान रखना है कि जो जीएसटी पे कर रहे हैं ये कॉस्ट का पार्ट नहीं है। एज पर न्यू रूल्स जो टैक्सेस पे होने हैं, चाहे वो सेंट्रल जीएसटी हो, स्टेट जीएसटी हो या आईजीएसटी हो, ये कॉस्ट का पार्ट नहीं होते हैं, इन्हें अलग से रिकॉर्ड किया जाता है। और क्योंकि आप पे कर चुके हो, सो फाइनली जब आप जीएसटी की बैलेंस करेंगे, अपने जितना आपको पेबल है या जितना आपने पे किया, फाइनल बैलेंस में इसको यूज करते हैं। सो इट इज नॉट कंबाइंड, रिमेंबर, ये कॉस्ट में कंबाइन नहीं होता है। सो वेंडर को हमने जो एसेट के लिए पेमेंट की है वही परचेज प्राइस है, वही एसेट की कॉस्ट का पार्ट माना जाएगा। अब एक तो हो गई चीज हमने खरीदी, बट अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग रूल्स एसेट की कॉस्ट वो नहीं है जो आपने प्राइस पे की है, बट कॉस्ट ऑफ द एसेट होती है टोटल जितनी हमने पेमेंट की हो टू ब्रिंग द एसेट इनटू द बिजनेस एंड इनटू द फॉर्म ऑफ यूज। मतलब आप इस मशीन को अपने बिजनेस में लेके आने में और उसको यूजफुल बनाने में जितने भी खर्चे करोगे वो सारे इसकी कॉस्ट का पार्ट होते हैं। तो आपने एसेट खरीद ली, अब उसके बाद एसेट वहां तो रखी नहीं जाएगी, आपको अपने बिजनेस में लेके आनी है। तो सपोज वहां से उसको लोड करा के अपने बिजनेस की प्लेस पर लाने में आपने लोडिंग चार्जेस और से कैरेज चार्जेस पे कर दिए। तो जो भी पर्सन है जिससे आपने सर्विसेज ली, सपोज इसके 500 रुपीज की लोडिंग चार्जेस हो गए, इसके कैरेज हो गया, सपोज ट्रक से आ रही है या जिस भी तरह से आपकी ये एसेट आ रही है, सपोज उसको आपने पे कर दिया 14,500। अब ये मशीन लोड होके आपके बिजनेस प्लेस पे आ गई। अब हमें इसको फॉर्म ऑफ यूज में लेके आना है कि ये हमारी फॉर्म के लिए यूजफुल हो, इसे स्टार्ट कर सके। तो हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो उसको इंस्टॉल करवाते हैं। जो भी मशीन्स हम खरीदते हैं, इवन हाउस होल्ड में भी, अगर आप टीवी भी खरीद रहे हो या वॉशिंग मशीन लेते हो, तो मैनी टाइम्स उनके इंस्टॉलेशन के लिए अलग से पर्सन को बुलाया जाता है, क्योंकि इनकी वायरिंग है, इनका सेटअप चेक करना है। और कई बार मशीन्स इतनी बड़ी होती हैं कि वो छोटे छोटे पार्ट्स में आती हैं, तो आके उनको कंबाइन करके इंस्टॉल कराना जरूरी होता है। सो आपको इसको इंस्टॉल कराना पड़ेगा। तो इंस्टॉलेशन के लिए आपने कंपनी से बात की, जो भी पर्सन आया, सपोज उसने कहा कि मैं इंस्टॉलेशन में 10,000 रुपीज लूंगा, तो इंस्टॉलेशन के चार्जेस आ गए। इसके अलावा मान लीजिए आपके जो बिजनेस की प्लेस है, आपके पास सपोज 2 रूम्स का फैक्ट्री था, उसमें आपको ये पूरी मशीन सेट करनी है। मशीन का साइज बहुत बड़ा है और आपके एक रूम में, फैक्ट्री में, ये प्रॉपरली सेट नहीं हो रही है। सो इंजीनियर आपको ये कहता है कि अब आपको ये फैक्ट्री जो है, जो आपका अभी तक पार्टीशन थी, इसको आपको हटाना पड़ेगा, ये एक बिगर स्पेस चाहिए। तो अब आपको मजदूर बुलाने हैं, आपको अपनी फैक्ट्री भी सेटअप करनी है, ठीक है ना। तो इस काम के लिए भी मान लीजिए आपके एडिशनल चार्जेस लग गए से 15,000 के। तो अब ये सारी चीजें आप क्यों पे कर रहे हो? क्योंकि आप एसेट को अपने बिजनेस में लेके आ रहे हो और उसको
आपको यूजफुल फॉर्म में लेके आना है। किसी भी चीज को खरीद लेने का मतलब ये नहीं है कि वो हमारे यूज के लिए तैयार है। उसको आपको बिजनेस में लेके आना पड़ेगा, उसको इंस्टॉल कराना पड़ेगा, तभी वो आपके बिजनेस में काम आ सकेगी। तो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं टू ब्रिंग द एसेट इनटू द बिजनेस एंड इनटू द फॉर्म इन विच इट कैन बी यूज्ड, सो ये वाले एक्सपेंसेस भी कॉस्ट का पार्ट हो जाएंगे। तो आपने कितना पे कर दिया, 40,000 आपने ऊपर लगा दिया, मतलब 1 लाख रुपीज तो हमने एसेट को खरीदने के लिए वेंडर को दिया। उसके बाद उसको बिजनेस में लाने के लिए और उसको यूजफुल बनाने के लिए 40,000 और पे कर दिया। तो जब हम एसेट की कॉस्ट को रिकॉर्ड करेंगे तो हमें रिकॉर्ड कितना करना होगा, 1 लाख प्लस ये जितने भी एसेट के चार्जेस हैं। और जो टैक्स पे किया वो अलग से जीएसटी में रिकॉर्ड होगा। पहले क्या होता था, टैक्सेस भी कॉस्ट का पार्ट होते थे, बट जब से हमारा ये जीएसटी आया है इसमें टैक्सेस को कॉस्ट में इंक्लूड नहीं किया जाता, बल्कि जो हम इनपुट जीएसटी देते हैं, इनपुट मतलब इन आने वाली, इन जो चीजें खरीद के लाते हैं, चाहे वो फिक्स्ड एसेट्स हो चाहे वो स्टॉक्स हो, तो जो चीजें खरीदते हुए हम टैक्स पे करते हैं उसका हमें क्रेडिट मिल जाता है आउटपुट पर। जो आप सेल कर रहे हो उस पर आपको जीएसटी पे करना है, सो उस पर आपने जितना ये टैक्स यहां दे दिया है उसको बैलेंस करके फाइनल पे करते हैं, तो इसका आपको क्रेडिट मिलेगा, ये एसेट का पार्ट नहीं होगा। तो जब हम एंट्री करेंगे हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट। अब आप पहले चेक करो आपने वेंडर को कितना दिया, वेंडर को आप दे रहे हो 1 लाख, दैट इज कॉस्ट प्राइस, और जो आप जीएसटी पे कर रहे हो, इनपुट आईजीएसटी है या फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी बराबर बराबर आता है, ये आप पे कर रहे हो वेंडर को, अगर आपने क्रेडिट में लिया या फिर आप इसे कैश या चेक के थ्रू पे करते हो। सो एसेट अकाउंट डेबिट, टैक्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट या फिर कैश अकाउंट, ये आपने पे कर दिया एसेट को खरीदने का। अब उसको बिजनेस में लाने और यूटिलाइज करने के लिए कि वो सही फॉर्म में आ जाए, यूज हो सके, उसके लिए हम पे कर रहे हैं बाकी के जितने भी खर्चे, तो वो सारे हमारी एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। सो टोटल हमारी एसेट की कॉस्ट हो जाएगी 1 लाख प्लस 40,000। सो कॉस्ट ऑफ एसेट है 1,40,000 और टैक्सेस अलग है। क्लियर है? तो ये कॉस्ट है, क्योंकि हमें डेप्रिसिएशन में यही करना है कि जो एसेट की कॉस्ट है लेस स्क्रैप, उसको उसकी यूजफुल लाइफ में हमें स्प्रेड करना है कि अगर हमने आज ये खर्चा इनकर किया, ये हमने पेमेंट की, तो इसका हमें बेनिफिट कितने साल तक मिलता रहेगा, तो जितने इयर्स तक इसका बेनिफिट मिलेगा इसकी कॉस्ट भी उसमें स्प्रेड कर देंगे। अगर 10 साल इसको यूज करना है तो ये कॉस्ट 10 साल में राइट ऑफ करो। तो जैसे जैसे एसेट खत्म होगी ना बिजनेस में, उसकी बुक्स में वैल्यू भी गिरती जाएगी और वो खत्म होती जाएगी। तो एक तरफ एसेट की यूटिलिटी खत्म होगी, दूसरी तरफ बुक्स में भी उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। सो कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्या होगा, कॉस्ट इज इक्वल टू परचेज प्राइस प्लस एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड, कोई भी नाम हो सकता है, किसी भी आप जगह पे कर रहे हैं, टू ब्रिंग द एसेट into the business and into the form of use, कि वो उस बिजनेस में आए और यूज की फॉर्म में, यूटिलिटी की फॉर्म में हो जाए, उसके लिए जितने भी खर्चे कर रहे हैं वो सारे कॉस्ट का पार्ट है। टैक्स अलग रखेंगे, ये याद रखना। जीएसटी के बाद से रूल्स थोड़े बदल गए हैं, तो टैक्सेस एसेट में इंक्लूड नहीं होते हैं, टैक्सेस को बाय नेम हम अलग पे करते हैं। सो आप कंबाइंड एंट्री भी कर सकते थे, मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,40,000 और जीएसटी आप अलग कर लेते। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार क्वेश्चंस आप पढ़ोगे उसमें लिखा होगा रिपेयर्स, तो अब रिपेयर्स को कॉस्ट में इंक्लूड करें या ना करें, तो इसके लिए हमें क्या ध्यान में रखना है कि क्या ये एसेट को यूजफुल बनाने के लिए जरूरी है। अब आप मानो आपने कोई नई एसेट खरीदी है, तो अगर कोई नई एसेट खरीदी हो तो उसको रिपेयर कराते हैं, नई चीज को तो रिपेयर नहीं करा रहे होते ना। रिपेयर तो हमारा एक रूटीन खर्चा है जो हम अपनी एसेट को मेंटेन करने के लिए कर रहे हैं। सो इन केस ऑफ न्यू एसेट्स, जितने भी आप उस पर रिपेयर के चार्जेस अगर पे कर रहे हो थ्रू आउट द ईयर, मेंटेनेंस पे जो एक्सपेंसेस पे कर रहे हो, इट इज रूटीन एक्सपेंडिचर, तो इसे आप एक्सपेंस मानते हो, अलग लिखते हो। बट अगर आपने सेकेंड हैंड एसेट परचेज की है, तो सेकेंड हैंड एसेट को खरीदने पर आपको उसे यूजफुल बनाने के लिए उस पर रिपेयर करना पड़ सकता है।
जब हम कोई पुरानी चीज खरीदते हैं तो उसको हमें मेंटेन करना पड़ता है कि अब ये ठीक हो गई है, रिपेयर करा ली, पूरा सेटअप ठीक हो गया, अब हम इसे यूज करेंगे। सो सेकेंड हैंड अगर हमने एसेट खरीदी है तो उसमें रिपेयर्स को ऐड कर देंगे कॉस्ट ऑफ एसेट में। बट अगर ये एक नॉर्मल एसेट है, एक फ्रेश एसेट हमने खरीदी है, तो उसमें जो रिपेयर्स होंगी, कभी भी हो, किसी भी टाइम हो, वो हमारा रूटीन एक्सपेंस है, वो एसेट में इंक्लूड नहीं होता है। सो इन केस ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट प्लीज रिमेंबर क्या करना है, एसेट में परचेज प्राइस प्लस एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड टू ब्रिंग इट इनटू द प्लेस एंड इनटू द फॉर्म ऑफ यूज। इसमें लोडिंग चार्जेस आ जाएंगे, अनलोडिंग चार्जेस आ जाएंगे। अनलोडिंग का मतलब है कि जब आपके शॉप पे, आपके बिजनेस पे एसेट आएगी तो उसे उतरवाना भी तो पड़ेगा ना, अनलोड कराना पड़ेगा। इसमें कैरेज आ जाएगा, इसमें इंस्टॉलेशन के एक्सपेंसेस आ जाएंगे, ठीक है ना। सो इस तरह से जो भी इससे रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं वो सारे कॉस्ट का पार्ट होंगे और एक फर्स्ट एंट्री हमारी हो जाएगी जिसमें हमें एसेट की टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी। जब ये कॉस्ट ठीक निकलेगी तभी इसके आगे की कैलकुलेशन भी करेक्ट होगी। सो आई होप ये कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट कर देंगे डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। So stay learning and practicing. Thank you.